तो द्वितीय द्वितीय सत्र में हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। जो लोग नए आए हैं, श्री शर्मा जी अभी ज्वाइन किया है सत्र में, हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन मैडम का स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। प्रभुजीत कौर जी पहले से ज्वाइन कर चुकी है। नीजा राठी जी पहले ज्वाइन कर चुकी थी, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। प्रतिमा राय जी ने ज्वाइन किया अभी, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है। अनिता जैन मैडम हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अल्पेश पटेल जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। अल्पेश पटेल जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। प्रणाम। अरुणा गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, प्रणाम। अरुणा गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। बबली सिंह ने ज्वाइन किया हुआ, हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं, उनका स्वागत है। ईशा कालरा ने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़ी हुई है और हमारे अपना घर आश्रम में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, उनका स्वागत है। वो धीरे धीरे वो हमारे और समवाय फाउंडेशन के और करीब आ रही हैं। मोहनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी ने ज्वाइन किया, वो उनका स्वागत है। रणबीर राठी जी ने ज्वाइन किया, वो उनका स्वागत है। रेखा जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी पहले से ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी पहले ज्वाइन किए हुए हैं, पहले नंबर के थे आज ज्वाइन करने में, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। शिल्पी गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। सुशील कुमार हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। यशवती चौधरी जी ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। ये यशवती जी भी आजकल कहाँ बंबई में है इस समय, उनका स्वागत है। यशवती जी बॉम्बे में है। हाँ जी, मैं आजकल बॉम्बे में हूँ, थोड़ी बेटिया हॉस्पिटलाइज है, इस वजह से बीच में कई दिन क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाई, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम्स काफी हो गए थे उसे। जी हम मुझे लग रहा था कि आप चली गई। जी। ठीक। तो हम लोग अपने हम लोग कुछ प्रमोटर्स 9 तारीख को बनाएंगे, तो यशवती जी भी उनमें से एक है। थैंक यू वेरी मच। एक है, एक दो लोग और हैं। जिन लोगों ने मेल नहीं भेजा हुआ, 9 लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के उसमें वो मेल भेज दे, ताकि उनको वो मेल एक्सेस दे दिया जाए, सो दैट वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सके। कुछ लोगों ने भेजा नहीं, हम लोगों ने लिस्ट डाल दिया है, उस लिस्ट में कई लोगों ने भेज दिया है, उनको तो हम लोग भेज रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं आया, ऐसे 9 लोग हैं, तो वो लोग भेज दें। फिर 9 तारीख के बाद हम सेकेंड सेमेस्टर का जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन वाला, वो हम भेज देंगे। और 9 तारीख को ही हम लोगों की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग कुछ लोगों को और प्रमोटर्स बना रहे हैं। हमारी प्रमोटर्स की संख्या तब 38 करीब हो जाएगी। तो हम लोग जो है नीतू जैन मैडम का पुनः स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज टिटाइज 4 में हम लोग टिटाइज 4 भी शुरू कर रहे हैं साथ में, टिटाइज 3 के साथ टिटाइज 4, क्योंकि टिटाइज 4 और 3 डॉक्टर वॉल के संबंध में केवल 3 है टिश्यू मेरिडियन, लेकिन चौथी जो टिटाइज 4 है वो टिश्यू मेरिडियन के अलावा भी है। तो यानी जो हमारे ओरिजिनल टीसीएम था, उसमें से कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने विशेष नजर डाली और वो उनकी विशेष भूमिका की बात किया, तो उस पर जो है हम लोग ऐसा एक पीएन मेरिडियन है, पीएन मेरिडियन हम लोग जानते हैं वो पैंक्रियास की मेरिडियन है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ और पुनः स्वागत है नीतू मैडम का। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों को मेरा नमस्ते। तो हम आज की थोड़ा सा क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि सर ने बताया, टटाइज 4 पैनक्रिया मेरिडियन। तो टटाइज 4 हमने टटाइज 3 की टिश्यू मेरिडियंस पढ़ी हैं। तो टटाइज 3 में जो टिश्यू मेरिडियंस हैं वो 9 मेरिडियन है, जैसा कि हमने जाना था। तो डॉक्टर वॉल ने हमें ऑर्गन मेरिडियन
कुछ दिए हैं जो ट्रेटाइज 4 में जिनको वर्णित किया गया है। तो उसमें उन्होंने सारी मेरिडियंस उनकी वही सारे पॉइंट्स वही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जिसको अलग से डिस्क्राइब किए हैं, कुछ उन्होंने अलग से पॉइंट ऐड किए हैं और कुछ पॉइंट्स को उन्हीं पॉइंट्स को फिर से डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से एक पैनक्रिया मेरिडियन पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पैनक्रिया मेरिडियन जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्लीन मेरिडियन और पैनक्रिया मेरिडियन लगभग सेम है। बस उसमें फ़र्क ये है कि स्प्लीन मेरिडियन है वो हमारी लेफ्ट साइड है और जो पैनक्रिया मेरिडियन है वो हमारी राइट साइड है। तो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने जब उस पे अपनी डर्मेटोन मशीन से सर्च किया तो उन्होंने पाया कि राइट साइड स्प्लीन मेरिडियन नहीं है, उसे हम ऑर्गन मेरिडियन में पैनक्रिया मेरिडियन उन्होंने नाम दिया। तो उसमें पॉइंट्स उनके स्प्लीन मेरिडियन में 21 पॉइंट है, तो उन्होंने उसपे अपने 6 पॉइंट और ऐड करे। इस तरह से पैनक्रिया में टोटल 27 पॉइंट्स हैं। तो इनके पाथवे में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग-लगभग सेम है और इनकी लोकेशन भी लेफ्ट और राइट के अलावा सेम है। सिर्फ स्प्लीन की लेफ्ट में आती है और पैनक्रियास की राइट में आती है। और इस मेरिट में जो सारे पॉइंट्स हैं, वो मेटाबॉलिज्म के पॉइंट्स हैं कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे देखने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हम भोजन में क्या-क्या लेते हैं। भोजन में हम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और फैट लेते हैं। तो तीनों के मेटाबॉलिज्म के डॉक्टर वॉल ने स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए हैं कि अलग-अलग पॉइंट्स पे हम अलग-अलग उनके इफेक्ट आते हैं। तो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो हम पैनक्रिया मेरिडियन से हम बैलेंस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से हमें पता चलता है कि एलोपैथी में हम जानते हैं कि कई तरह की जाँच से हम जान सकते हैं कि पैनक्रियास से रिलेटेड कई तरह की बीमारी जैसे कि मुख्यतः हम डायबिटीज़ को हमें नॉलेज में आती है कि डायबिटीज़ बीमारी पैनक्रियास से रिलेटेड है। तो पैनक्रिया के 2 फंक्शंस होते हैं कि एक तो एंडोक्राइन होता है और एक एक्सोक्राइन। ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो एंडोक्राइन जो होता है वो तो हार्मोन्स रिलीज़ करता है और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम कोई मेरिडियन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरिडियन है तो वो पैनक्रिया मेरिडियन को हम लेते हैं। तो इसमें जो 6 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि इसके 6 एक्स्ट्रा पॉइंट्स डॉक्टर वॉल ने कौन से बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है PN1A। तो PN1A सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ये हमारा अच्छा एक बात और कि ये मेरिडियन जो है हमारी वो पैर के राइट साइड में पैर के अंगूठे के मिडिल साइड मतलब बाहर की तरफ से नाखून की जड़ से प्रारंभ होकर हमारी लेटरल जो चेस्ट में हमारी जो छठी पसली है उसके बीच के स्थान पे उसका पॉइंट खत्म होते हैं। वो इंटरकोस्टल स्पेस तक वो जाती है। तो इसमें जो PN1A पॉइंट है ये CMP पॉइंट है। इस CMP पॉइंट हम जानते हैं कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। अ, सर ये PN1 नहीं बता रही मैं, पहले आप पीछे कर दीजिए PN1A पर ऐसा जो है कि स्पेशल पॉइंट्स हैं। मैडम नीतू मैडम, जी बहुत सर। रिपीटिशन मत करिएगा, उसमें सारे पॉइंट्स फिर आगे फिर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो उसमें केवल वही पॉइंट बताइएगा थोड़े जिन पर भी आप थोड़ा बताना चाहती हाईलाइट, नहीं तो वो पॉइंट रिपीटिशन होगा, क्योंकि यहाँ जब उसका क्लेरिफिकेशन आप देंगी अलग से तो वो जी पॉइंट फिर आ सर। जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जी वो सर। ठीक। रिपीटिशन होगा। PN1A तो फिर रिपीटिशन होगा। देखिए PN1A, अगर PN1A आया है तो यहाँ थोड़ा बता दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली PNA में फिर वही आया है और PN1 भी उसी तरह आएगा। तो इनको अगर रिपीट करेंगी आप तो रिपीटेशन में यहाँ बताना पड़ेगा आगे डिटेल वाले में। ठीक है सर, फिर मैं PN1 से स्टार्ट कर देती हूँ, आप हाँ, वहीं पे ले आइए। इसलिए मैं जी बोल सर। रहा हूँ, इसको आप लोग जी सर। देखिए, इसको आप लोग पढ़िएगा। हम जो पॉइंट्स पर है वहां पर, क्योंकि इन्हीं का रिपीटिशन है, एक बार ये बताएंगे फिर वो हम लोग आगे आकर के PN1A सब बताएंगे। तो अल्टीमेटली इनको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से है, लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि तो ये 6 जो जी सर, 6 जी तो नए बिंदु खोजे गए हैं और कुछ बिंदुओं को फिर से परिभाषित किया गया है। वो आप बुक में देख लीजिए। मैं पेज नंबर 117 117 पर आती हूँ और एक-एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पैनक्रिया मेरिडियन का हमारा PN1 पॉइंट है। तो PN1 जैसा कि मैंने बताया कि पैनक्रिया मेरिडियन प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को मेटाबॉलिज्म में वो काम करती है। तो PN1 जो पॉइंट है हमारा वो प्रोटीन के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। तो हमने BHP में पढ़ा है कि प्रोटीन 3 तरह के में अलग-अलग हैं 3, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन
और एक और है ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो एल्ब्यूमिन जो है, जी सर, तो एल्ब्यूमिन जो है हमारा ये एक प्रोटीन है। तो ये एमिनो एसिड्स के एल्ब्यूमिन एमिनो एसिड के से बनता है। तो ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के रिपेयर करने में, बिल्ड करने में, उसको मेंटेन करने में काम, उनके टिश्यूज को मेंटेन करने में काम आते हैं और बॉडी के सब फंक्शंस में वो जरूरी होते हैं। और हमारी बॉडी को एक प्रोटीन की रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है। तो प्रोटीन हमारे जो हमारे सेल्स के लिए होते हैं वो ज़रूरी होते हैं और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, एंजाइम को बनाने के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, एंटीबॉडी बॉडीज के लिए और कुछ प्रोटीन और कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए हमारे प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। और जो एक्सेस प्रोटीन होते हैं, जो अलग ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। वो नाइट्रोजनस पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और जो हमारे इसमें लिखा है कि जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं, हम जो खाना लेते हैं, तो वो मीट में, फिश में, सोयाबीन में, मिल्क में, एग में और मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे कि दही, बटर, इन सब में फर्स्ट क्लास के जो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये हमें प्रोटीन के सोर्स में लेना चाहिए। और जो सेकंड क्लास के प्रोटीन हैं, वो सीरियल्स में पाए जाते हैं, कुछ पल्सेस में, दालों में पाए जाते हैं, ब्रेड और पोटैटोज़ में पाए जाते हैं। तो इसमें सभी तरह की एमिनो एसिड करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमें वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं, पैथोजन से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो पैनक्रियास जो होते हैं, तो कुछ एंजाइम्स प्रोटीन को बनाने में, कुछ तोड़ने में मदद करते हैं। तो पैनक्रिया जो होते हैं ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए जो काम होते हैं, उसमें ये जो नीचे लिख रखे हैं, जो कुछ एंजाइम्स हैं अलग-अलग तरह के, जैसे ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। ये काइमोट्रिप्सिन है, ये भी पैनक्रिया में मात्रा में हमको एनर्जी चाहिए, उतना सीक्रेशन बैलेंस करने के लिए और एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स को बैलेंस करने के लिए हम PN1 पॉइंट यूज करेंगे। ये दोनों जो प्रोटीन है, मैम आपकी एंजाइम आवाज है, कट रही है। कट रही है। हाँ कटी Yes, sir. कटी सर आप आ रही है आवाज मेरी? बिना आ रही है माइक तो, ऑन लेकिन बीच आ में रही कट है? गई थी पहले। हाँ चलिए। जी सर। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ये दोनों एसआई के ड्यूटेनम में बनते हैं और ये एमिनो एसिड्स बनाते हैं। इनकी कमी से पैनक्रिया ही डाइजेस्ट हो जाता है। और पैनक्रियास में ये सारे जो लिखे हैं, पैनक्रिया, इरेप्सिन, प्रोटेसिस, ये सारे एंजाइम्स हैं, जो कि ये कुछ एंजाइम हैं जो प्रोटीन में खमीर पैदा करने वाले तंत्र में काम आते हैं। तो अगर इनकी कमी हो जाती है किसी की भी, तो हम PN1 पॉइंट को यूज करके हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम कर सकते हैं। और ये एमिनो एसिड के इसमें यूटिलाइजेशन लिख रखे हैं। तो ये लिवर में सिंथेसाइज होता है, जो हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोबिमिन और प्रोथर्मोबिन और फाइब्रिनोजन, ये सब एमिनो एसिड के रूप हैं अलग-अलग। ये सब लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। हम जानते हैं कि ग्लोबुलिन के अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह के हैं, जिसमें से गामा ग्लोबुलिन जो है वो हमें हमारी इम्यूनिटी में, वायरस से लड़ने में और इम्यूनिटी में मदद करता है। और ये सारे लिवर में सिंथेसिस होते हैं। नए सेल बनाने में, टूट फूट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं और एक सेल में भी हमारे हजारों सेल रोज मरते हैं, रोज बनते हैं। तो जो सेल रिप्लेसमेंट में ये काम आते हैं, रिपेयरिंग में काम आता है ये पॉइंट हमारा, हार्मोन्स प्रोडक्शन में काम आते हैं, एंजाइम्स में और एंटीबॉडीज में। सिपाही जो होते हैं वो भी एंटीबॉडी एमिनो एसिड से ही बनते हैं। तो ये एमिनो एसिड के लिए हमारा PN1 सबसे अच्छा पॉइंट होता है। और इसमें ही लिख रखा है कि ट्रीट एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया एक बीमारी है जिसमें कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन जाता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन जाता है। तो हम यहाँ पर PN1 को और K3, ये दोनों पॉइंट को टोन करेंगे। तो इसके लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए हम ये पॉइंट को टोन करेंगे। हम जानते हैं कि कोविड में डॉक्टर ज्यादा प्रोटीन इंटेक के लिए कहते थे, क्योंकि उस टाइम प्रोटीन की कमी हो रही थी। तो इस तरह से हम PN1 पॉइंट से हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम इसकी लोकेशन बता रखी है। तो ये हमारे राइट साइड में, हमारे टो के बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि PN1 पॉइंट अंगूठे के जस्ट हमारा जो नाखून है वहां पर आता है। और उसके जस्ट नीचे ये PN1A और PN1 बिल्कुल पास पास पॉइंट है। तो PN1A हमारा CMP है,
PN1 भी हमारा ये भी CMP पॉइंट है। PN2 हमारा जो कफ जॉइंट है उसके जस्ट ऊपर आता है, और PN3 उसके नीचे आता है। फिर PN4 जो पॉइंट है PN2 जो पॉइंट है हमारा पित्त जॉइंट के ऊपर है, और PN3 पित्त जॉइंट के नीचे है, और वात जॉइंट के ऊपर हमारा PN4 है, और बीच में PN3A है, और PN41 हमारा ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इस तरह से हम सारी पॉइंट्स की लोकेशन देख सकते हैं। ये PN5 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे लोकेशन हम बुक से हम देख सकते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट किस किस में आता है। तो एल्ब्यूमिन अगर कम बन रहा है तो PN1 के साथ साथ हम लिवर 3 पर भी उपचार देते हैं। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड को विस्कोसिटी प्रदान करता है और एस्मेटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो इसके साथ साथ हम लिवर 3 पर भी, क्योंकि लिवर में बनता है एल्ब्यूमिन, तो हम लिवर 3 पर भी उपचार देकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो क्योंकि एल्ब्यूमिन का उत्पादन लिवर में होता है, और ज्यादातर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है और उसके मेन फंक्शंस होते हैं वो प्लाज्मा, और ये मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर में काम आता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 25 मिलीमीटर Hg। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन जो होता है ये एक प्रोटीन का ही पार्ट है। तो ये इसमें अल्फा बीटा गामा 3 तरह के ग्लोबुलिन की 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। अल्फा बीटा ब्लड की विस्कोसिटी में हेल्प करता है, और गामा ग्लोबिन एंटीबॉडीज बनाने में काम करता है। और ये हमारा एलर्जी में भी काम करता है, कि एलर्जी प्रतिरोधक का काम करता है। इसका निर्माण लीवर में होता है और Madam, just लिम्फोइड repeat टिश्यूज में this होता है। previous line. Just repeat the previous alpha, beta, gamma. जी जी। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन होता है वो ब्लड की, ये तीनों बनता तो ये सारे उसमें है, लिवर में सिंथेसिस होते हैं। अल्फा बीटा जो ग्लोबुलिन है ये ब्लड की विस्कोसिटी में काम करते हैं, और गामा ग्लोबुलिन जो है वो हमारे एंटीबॉडीज बनाने में काम करते हैं। ठीक है सर। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ये हीमोफीलिया के रोगी में, टिटनस में, एलर्जी में, रेबीज अगर काट खाया कोई तो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन बनाने में इसमें ग्लोबुलिन की कमी हो जाती है। तो हम इन पॉइंट से हमारा PN1 पॉइंट से हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर में कट होने पर क्लॉट कर देता है हमारे ब्लड को। हमारे अगर शरीर में कहीं पर भी कट लगता है तो वो ब्लड निकलकर वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है उससे, तो उसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये एक रक्त की घुलनशील प्रोटीन होती है जिसमें एक अघुलनशील फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनता है जो हमारे रक्त में क्लॉट बना देता है और हमारा ब्लीडिंग से रुक जाता है। ये भी लिवर में इसका सिंथेसिस होता है। सीरम जो होता है, जब हम टेस्टिंग करते हैं, ब्लड की टेस्टिंग होती है, तो जब रक्त का लाल भाग निकाल देते हैं तो उसमें वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो क्लॉट नहीं होगा तो उसकी टेस्टिंग ढंग से अच्छी तरह से होगी, तो उसका रक्त का लाल भाग निकाल कर उसको जो बचता है सॉल्यूशन उसको हम सीरम बोलते हैं। फिर क्लॉटिंग फैक्टर यही है जो ब्लड को जमा देता है। तो ये इन प्रॉब्लम्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, सीरम और क्लॉटिंग फैक्टर्स में हम इस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर ट्रीट करते हैं। अब है इसमें स्पेशल नोट लिख रखा है कि एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म में हम इस डिसीज में कैसा क्यों काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं। तो हम अंडे की सफेद जैसा जर्दी जैसा पदार्थ एल्ब्यूमिन कहलाता है। तो ये वही है जैसे कि प्रोटीन हमारा एक अच्छा सब्सटेंस है जो हमें जरूरी होता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है और मेंटेनेंस के लिए होता है। और ये मीट में, फिश में, एग में और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, चीज में, मिल्क में, इसमें सब में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है। तो इसके लिए ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के टिश्यूज में और फ्लूइड्स में पाया जाता है, और जल में घुलनशील होता है और गर्मी से ये जम जाता है। तो ये एल्ब्यूमिन के बारे में एक छोटा सा बता रखा है। अब इसमें आगे है कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास PN1 पॉइंट तो है ही, लेकिन अगर हमें एक पूरा प्रोटोकॉल देना है प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, तो एक पूरा इसको बैलेंस करने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल बताया रखा है यहाँ पे
कि PN1 है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए है, HT44C है ये राइट में लगाना है, ये हमारे एक कॉलिक प्लेक्सस के लिए है जो हमें नर्व से हमारा कनेक्शन कर देता है, और GB43C ये राइट एंड लेफ्ट दोनों में लगाना है। ये हिपेटिक हम जानते हैं लीवर से कनेक्टेड होता है, तो उसके प्लेक्सस का पॉइंट है। AD1 ये एलर्जी का पॉइंट है, जैसा हमने देखा कि एलर्जी में भी ये ग्लोबुलिन एलर्जी प्रतिरोधक का काम करता है, तो एलर्जी का ये AD1 पॉइंट दे रखा है। K3 पॉइंट है रीनल पेरेन्काइमा का, तो PN और PN1B लिवर 3। उसके बाद SI2 राइट में, SI2 3 4 ये 3 पॉइंट राइट में। तो एक पूरा प्रोटोकॉल बना दिया है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बैलेंस के लिए हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN1A। PN1A सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है, ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट पे कहलाता है और टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट भी कहलाता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में ये काम करेगा, और टेस्टिंग के लिए ट्रीटमेंट के लिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि हार्मोन बैलेंस भी कर देगा और एंजाइम को सिक्रेशन को भी ये बैलेंस कर देगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN1B। तो ये जो डॉक्टर वॉल ने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे उनमें आ रहा है PN1A और PN1B। तो PN1B ये टिश्यूज का पॉइंट है कि ऐसा पेरिटोनियम का जो हमारा आवरण होता है पेनक्रिया का उसका पॉइंट है, और ये हमारे इसके टिश्यूज में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम PN1B से चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN2। तो PN2 जो पॉइंट है वो हमारा यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए और सिंथेसिस के लिए काम आता है। यूरिक एसिड हमारा उसके लिए यूरिक एसिड जो हमारा है ये गाउट एक बीमारी होती है, उसके लिए यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो गाउट बीमारी हमें पता चलती है। और गाउट हमें कैसे पता चलता है, हमारे राइट साइड में जो हमारा बिग टो है वो स्वेल हो जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो उसके मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस का PN2 बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसके लिए ये हम देखेंगे कि किस किस के लिए ये मेटाबॉलिज्म, ये न्यूक्लियस प्रोडक्शन यानी नए सेल्स बनाने में काम आता है। फिर ये केंद्रक प्रोटीन के चयापचय से जब सेल टूटता है तो उसके अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। जब सेल की ब्रेकिंग होती है, टूटता है, तो अंदर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के उसके अंदर भी प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी हम PN2 को काम लेते हैं। फिर है पैनक्रिया न्यूक्लियस जाइमोजेनेसिस, एक खमीर बनाने वाला एक एंजाइम होता है, तो वो पैनक्रियास में ये काम करता है। तो ये यूरिक एसिड इसके लिए इन चीजों के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसमें लिख रखा है ट्रीट गाउट, गाउट को यहाँ पर उपचार करें। तो गाउट के लिए हम स्प्लीन का भी 2 पॉइंट लेंगे और PN2 का स्पेशल राइट साइड है, तो राइट साइड PN2 हम जरूर यूज करेंगे। तो गाउट में जो होता है वो हाइपर यूरेसीमिया कहलाता है, मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको गाउट हो जाता है। तो गाउट में क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे सोडियम यूरेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं और जॉइंट्स में एकत्रित हो जाते हैं। जो जॉइंट्स में वो एकत्रित हो जाते हैं तो हाई ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और वो पेनफुल हो जाता है। वहां पे हमारा जो जॉइंट होता है वो बहुत पेनफुल हो जाता है और ये राइट बिट्टो में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में है कि जब हम गाउट को ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पे लिख रखा है एक मुख गलकोश गुहा के टॉन्सिल का उपचार भी करते हैं। हमें नहीं पता डॉक्टर वॉल ने क्यों दिया है, लेकिन ये एक पॉइंट है कि गलकोश गुहा के टॉन्सिल का भी ये पॉइंट है, तो उसमें भी ये काम करता है। फिर है यूरिया, क्रिटेनिन और यूरिक एसिड का निर्माण लिवर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं BHB में हमारे कि प्रोटीन का जो वेस्ट मटेरियल है ये सारे प्रोटीन के यूरिया, क्रिटेनिन और यूरिक एसिड, तो ये सॉलिड के रूप में यूरिन से निकल जाते हैं और गैसियस फॉर्म में निकलने के लिए ये लंग्स इनको हेल्प करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में निकल जाते हैं। तो इस तरह से पूरे तंत्र का निर्माण PN2 करता है। तो यूरिक इसमें एक पूरा प्रोटोकॉल है, जैसे कि प्रोटीन का था वैसे ही यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोटोकॉल है कि गठिया में और हाइपर यूरेसीमिया में यूरिक एसिड बनने के लिए एक प्रोटोकॉल PN2 को सेडेट करेंगे यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। CI8E राइट में
टोन करेंगे, ये कार्डियक गैंग्लियन के लिए करेंगे। AD1 को भी हम सेडेट करेंगे, एलर्जीज ऑफ लोअर हाफ ऑफ बॉडी। फिर PN1A को हम टोन करेंगे, ये CMP पॉइंट है पैनक्रिया और एंडोक्राइन फंक्शन का। फिर CI80 लेफ्ट में हम सेडेट करेंगे, ये थोरेटिक एओटिक प्लेक्सस का पॉइंट है। लिवर 8 टोन करेंगे और K1 हम सेडेट करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल डॉक्टर वॉल ने हमें बताया है। PN3 है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। अभी तक हमने देखा था प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखा, फिर हमने यूरिक एसिड का देखा, अब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। तो इसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन। मैडम देखिए, आप जी लोग सर। सब लोग समझ लीजिए, ये यूरिक एसिड का पूरा दे दिया है ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट को अगर किसी का भी, आप जो लोग पेशेंट देखते हैं, कोई भी यूरिक एसिड का मामला है, राइट पैर में जब भी, राइट अंगूठे में जब भी कभी पेन होगा और बहुत पेन का है, दर्द हो रहा है, तो ये समझ लीजिए टेस्ट कराने कह दीजिए। और अगर टेस्ट में आए तो आप यही पॉइंट को लगा दीजिए बस, और मत कुछ लगाइए, और देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। बहुत फायदेमंद है। ठीक, चलिए। जी सर। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। शुगर अगर इसमें मेन हम इसकी बीमारी जानते हैं डायबिटीज से रिलेटेड, तो शुगर लेवल कम या ज्यादा होता है, तो उसको बैलेंस के लिए हम PN3 पॉइंट को यूज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जो मेटाबॉलिज्म है वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए ये यूज आता है। जैसे कि एमाइलेज है, जो एमाइलेज और माल्टेज ये होता है, ये इसको हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने वाले पदार्थों का अपचयन करता है, उसको तोड़ता है। और फिर ये एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। और एक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आइलेट एपरेटस। आइलेट एपरेटस क्या होता है, ये एक 80% तो बी सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो इंसुलिन जो होता है, ये जो पैनक्रिया होता है, इंसुलिन नामक एक हार्मोन बनाता है। इंसुलिन एक चाबी होता है जिससे कि हमारा ग्लूकोज जो होता है वो सेल में एंटर करता है। तो इंसुलिन की अगर कमी होती है तो ग्लूकोज होता है वो सेल में एंटर नहीं कर पाता है और ब्लड में ही घूमता रहता है, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज रोग हो जाता है। और आइलेट एपरेटस जो होता है उसका दूसरा होता है 20% जो होता है वो ए सेल होता है, जो कि ग्लाइकोजन एक पैनक्रियास में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, जो शरीर में स्टोर हो जाता है, वो लिवर में स्टोर हो जाता है, और आवश्यकता अगर हमें जरूरत पड़ती है, कभी हम भूखे रहते हैं, हम व्रत उपवास करते हैं, तो जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो फिर से शुगर में चेंज हो जाता है। तो पैनक्रियास जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला अग्नाशय का केंद्र है। तो इसके लिए हम PN3 यूज करेंगे। तो EN3 इंसुलिन और सारे एंजाइम को हम PN3 से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें ये आगे की लोकेशन आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जैसे स्प्लीन के पॉइंट जा रहे थे, वैसे ही पैनक्रियास के पॉइंट भी इसी तरह से जा रहे हैं। PN1, PN2, PN3, तो PN11-1 तक यहाँ पर पॉइंट बता रखे हैं, इन्हें आप बुक में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पेज नंबर 123 पर आते हैं। स्पेशल नोट लिख रखा है कि डायबिटीज का उपचार करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डायबिटीज के लिए है, PN3 हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए है, TW1C ये एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास के लिए है। मतलब कि जो TW1C है ये मेमोरी ग्लैंड्स और पैनक्रियास दोनों पर काम करता है। फिर AD1 है, ये एलर्जी ऑफ लोअर हाफ बॉडी पर काम करता है, जैसे एल्ब्यूमिन और यूरिक एसिड के लिए भी ये AD1 पॉइंट आया था, हमने देखा था पहले। CI8C है, ये एब्डोमिनल एओटिक प्लेक्सस, ये ब्लड सप्लाई ठीक होने के लिए ये पॉइंट काम कर लेते हैं हम। फिर है मैडम ये तो सीडेड हो गए ना पॉइंट सब? नहीं सर, जी टोन होना चाहिए, PN3 टोन होना चाहिए, क्योंकि वॉल के अपना जो वो जो हम वाइनम में यूज करते हैं वहां पे इनको टोन लगाते हैं। तो हमारे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ ये टोन होना चाहिए। वाइनम में हम पैंक्रियाज, किडनी, स्प्लीन और ये हम सबको PN3 तो टोन होगा, पर PN3 तो टोन होगा। PN3 हाँ PN3 तो टोन ही होगा क्योंकि उसको बढ़ाना है ना हाँ, PN3 तो टोन इंसुलिन को। होगा। PN3 टोन होगा, TW1C टोन होगा, AD1 सेडेट होगा, C1-8C जो है एब्डोमिनल आयोटिक प्लेक्सस का भी सेडेट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सर। अब
नेक्स्ट आते हैं हम ये PN3A पर। तो PN3 है, ए जो हमारा पॉइंट है, ये पैनक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट का पॉइंट है। तो बाइल डक्ट में अगर कहीं रुकावट हो जाती है तो बाइल की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसके लिए ये पॉइंट है कि बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट जो हमारी है वो ड्यूोडेनम में ओपन होती है, उसके मिड पॉइंट पर वो ओपन होती है। और ड्यूोडेनम में एंटर करने से पहले जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है, जो एक एम्पुला, ये हिपे हिप हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ये बनाती है। तो जो ड्यूडेनल ओपनिंग होती है एम्पुला की, ये हिपेटो पैनक्रियाटिक स्पिंचर से कंट्रोल होती है। ये एक स्पिंचर होता है, एक बटन टाइप होता है, उससे कंट्रोल होती है। तो फाइब्रोसिस और ये इसके मेन जो फंक्शंस होते हैं, मेन कारण होते हैं। तो क्रोनिक और एक्यूट पैनक्रियाटिस, इसमें पैनक्रियाटाइटिस, उसमें सूजन आ जाती है पैनक्रियाटाइटिस में, उसमें ये काम आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा है तो उसके साथ में भी ऐसा होता है कि कई बार जॉन्डिस हो जाता है उसको। पोर्टल वेन जो होती है उसके में रुकावट आ जाती है कई बार, तो वीनस कंजेशन होता है। तो वीनस कंजेशन ऐसा वेन से, जो हमारे वेन जो होती है हमारी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। तो इसमें अगर कहीं रुकावट आ जाती है तो वीनस फ्लो में कंजेशन आ जाता है। तो उसके लिए हम PN3A पॉइंट यूज करेंगे। तो अगर बाइल डक्ट में निकल भी तो गए, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ 2 पापड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4। मोनी मैम जरा अपना बंद कर लें, मोनी मैम। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। देखिएगा क्या लिखा हुआ, WIRSUNGS, वीर संघ डक्ट है। ये वहीं पर जहां पर आपका एम्पुला माने, जहां ड्यूडिनम में आकर के और ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इसको डक्ट को बोलते हैं वीर संघ डक्ट। इसको आप हिंदी में आप समझ लीजिए, ये वीरों का आवरण के रूप में है। वीरता पूर्वक ड्यूडिनम में वीरता पूर्वक जा रही है, मतलब मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, वीर संघ है ना। तो वीर सिंह समझ लीजिए, बड़ा मतलब वो है, राजपूताना टाइप का है नाम। तो वीर संघ डक्ट है, बहुत वो इंपॉर्टेंट डक्ट है। और यही जा करके एम्पुला में जब ड्यूडेनम में होता है तो दोनों पैंक्रियाटिक डक्ट और उधर से बाइल डक्ट वाली आती है, तो दोनों मिल करके और यहीं पर बनाती है वीर संघ डक्ट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बात कर रहे हैं कि ये जो है पैंक्रियाटाइटिस जो बोलते नहीं है वो है पैंक्रियाटाइटिस। तो यानी बहुत बड़ी बीमारी है ये। तो PN3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सर ये डायबिटीज में तो नहीं लगेगा ना सर? जी नहीं ये PN3 डायबिटीज डायबिटीज में तो नहीं में लगेगा? नहीं है, डायबिटीज डायबिटीज में PN3 है, PN3 है, PN3A है, ये PN3A है। जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4। तो PN4 हमारा फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है। तो हम जानते हैं कि जब हम कोलेस्ट्रॉल कई बार या फिर इसको कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि HDL, LDL, VLDL, ये 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और VLDL ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड इसलिए बोलते हैं उसको कि LDL कोलेस्ट्रॉल जब हमारी इकट्ठा हो जाता है तो उसको HDL कोलेस्ट्रॉल उसको बाहर निकाल देता है, तो उसको इसलिए HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारा PN4 जो है फैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है। तो ये किस किस में काम आता है? तो ये जैसे अम्ल और सुरासर का यौगिक और वासर, मतलब ये जो एंजाइम्स हैं, इसमें भी एंजाइम्स हैं, तो उसके प्रोडक्शन में काम आता है ये। फिर उसके बाद में है ये एंजाइम्स डिसएमिलेट द फैट, फैट को अलग कर देते हैं, फैट को अलग अलग डिफरेंट कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं। फिर ये बाइल प्रोड्यूसर्स स्टेप, ये बाइल हमारा एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है स्टेप्सिन। तो शरीर में जो बाइल आया, बाइल से इस फैट को सिंथेसिस कर दिया, इससे फिर वो पोर्टल वेन से रिसाइकल होकर फिर से बाइल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट लाइपेज, ये एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए जो हम लिवर को और गॉल ब्लैडर को हम ट्रीट करते हैं यहाँ पर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए हम जानते हैं कि लिवर और गॉल ब्लैडर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब लिवर और गॉल ब्लैडर में बीमारी होती है तो लिवर और गॉल ब्लैडर के साथ साथ में हमें पैनक्रियास का भी
ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हमें PN4 को हाई और लो डेंसिटी HDL और LDL के लिए हमको ट्रीट करना चाहिए। फिर हमको फैटी डिजनरेशन वेसल, अगर हमें ये कोलेस्ट्रॉल का और फैट डिजनरेशन का ट्रीट करना है तो अच्छा, आ PN4 रही के हूँ। साथ साथ में हमें फैट डिजनरेशन एक हमारी टिश्यू मेरिडियन है, उसे भी हमें साथ में लेना चाहिए, जो हम आगे फैट डी मेरिडियन पढ़ेंगे टेट्राइस 3 में, तो उसे भी हम उसके भी पॉइंट्स हम लगाएंगे और उसके साथ साथ हम PN4 पॉइंट को भी यूज करेंगे। अगर अगर कुछ नहीं लगा पाए तो केवल एक ही पॉइंट CMP पॉइंट लगाइएगा, ठीक है। सिंपल। पर सर एक सर नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो बोल रहे हैं ना PN4, तो वहां हमें टोन पे जाना है या सीडेट पे, अगर जैसे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है? मैडम अभी पहले प्रोटोकॉल पे आ जाएंगे तो शायद क्लियर होगा हमें। ओके ओके। जी सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4 जो है वो हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी हमारे जो चर्बी होती है हमारी उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमें काम करता है। तो अब ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल के लिए पूरा प्रोटोकॉल बता रखा है। सर PN4 सर ये जो PN4 के पॉइंट्स हैं जरा उसके टोन सीडेड बताते हैं, नहीं तो ऑल सिंगल मैग्नेट कोलेस्ट्रॉल ऑल टोन। टोन। जी सर। तो PN4 है फैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है। फिर SI1A है, ये अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस जहां से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, तो उसके लिए काम आता है। फैट D1B है, ये वेसल्स पे भी काम करेगा। CMP पॉइंट भी है ये हमारा फैट D1B, ये फैटी डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स ऑफ द होल बॉडी, जो अब फैट डी मेरिडियन पहले आई थी उसका पॉइंट है। ये सारे पॉइंट सर ने टोन करने के लिए बताए हैं। ND1C ये नर्व डिजनरेशन का पॉइंट है। ये मेनाइंजेस हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो चारों तरफ मेनाइंजेस होती है, कवरिंग होती है, उसका पॉइंट है। और TW19 ये भी एक मेनाइंजेस का पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे टोन करेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4-1। मेनिंजेस क्या होते हैं? मेनिंजेस एक आवरण होता है हमारा ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ये मैडम आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया था ब्रेन वाली क्या? उसमें मेनिंजेस के बारे में बताया गया था, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर। नहीं सर, वो मैं नहीं क्लास अटेंड कर पाई हाँ थी। कोई बात नहीं, तो सुन लीजिएगा उसको, उसमें से बहुत बढ़िया से बताया गया। जी आगे आगे चलिए मैडम। PN4-1 है हमारा, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है इंटरनल लिम्फेटिक वेसल्स का पैनक्रियाज के लिए। तो ये पैनक्रियाज के लिए क्लीनिंग के लिए काम आता है। पैनक्रिया को खुद के भी क्लीनिंग के लिए पॉइंट, उसकी भी क्लीनिंग की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम PN4-1 काम लेते हैं। PN4-A पॉइंट है, ये हमारा डिजनरेटिव प्रोसेस के लिए काम आता है। अगर हमारे सेल डैमेज होने लग गए तो PN4-A पर हम काम करेंगे। टोन कर देंगे। जी सर। PN5 पॉइंट है हमारा अपर एंकल जॉइंट, ऊपरी टखने का माप बिंदु है, तो ये हमारा PN5 पॉइंट है। फिर PN6 पॉइंट है हमारा ब्लड के लिए है, ये मेजरमेंट पॉइंट। तो ब्लड के लिए हम स्प्लीन में भी हम जब आगे मेरिडियन पढ़ेंगे तो स्प्लीन के मेरिडियन में भी हम पढ़ेंगे, SP6 भी इसमें लेंगे। और ब्लड के लिए हम K7 और लिवर 5 इन दोनों को भी हम पॉइंट को भी लेंगे। देखिए ब्लड का 5-6-7 पॉइंट है, लीवर का 5, फिर PN का 6 और किडनी का 7, तीनों को टोन कर दीजिए रक्त के लिए। जी सर। तो ये कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए ये अच्छे पॉइंट हैं। PN7 पॉइंट है हमारा पेल्विक डायफ्राम का पॉइंट है। फिर ये किस चीज के लिए काम आता है PN7? ये हमारे ब्लीडिंग हो गई तो सिडेट करना पड़ेगा, ब्लीडिंग हो रही तो सिडेट करना पड़ेगा। और PN6 नॉर्मली अगर आपको ब्लड बढ़ाना है या ब्लड के बारे में कोई वो करना है केमिस्ट्री वगैरह में, तो तीनों को टोन कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी सर। PN7 जो पॉइंट है ये हमारा सर एक सेकंड, यूट्रस PN7 जो पॉइंट है यूट्रस pelvic। प्रोलेप्स के लिए, अगर यूट्रस प्रोलेप्स हो जाता है तो उसके लिए काम आता है। फिर हमारे ऑर्गन्स नीचे लटक जाते हैं, जैसे कि वीकनेस ऑफ फाइब्रोइड टिश्यू ऑफ स्मॉल पेल्विस, अगर ऑर्गन हमारे नीचे लटकने लग जाए तो हम PN7 को काम में लेंगे। यूरोजेनाइटल डायफ्राम के लिए ये मेजरमेंट पॉइंट है। फिर ये इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ पेल्विक आउटलेट, तो ये हमारे पेटू के निकास द्वार के सामने का भाग होता है, तो उसका भी ये हमारा PN7 पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट होता है। ये फीमेल डिजीज में भी काम आता है
कि अगर हमारी यूरिन की जो स्पिंचर होता है हमारा स्पिंचर होता है वो वीक होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है कभी कभी कि हमें पूरा यूरिन भरा नहीं है और यूरिन टिप टिप करके निकलने लग जाता है, तो उसके लिए ये पॉइंट PN7 बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद में हमारे नीचे के द्वार से रिलेटेड कोई भी कमजोरी हो, लगे कि यूट्रस बाहर निकलने वाला है, यूट्रस बाहर निकलने लगा है, या फिर हमें ऐसा भी कई बार लगता है कि बाहर निकला नहीं लेकिन निकल सकता है, तो उसके लिए हम PN7 पॉइंट को काम में लेंगे। तो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग से आई निचले हिस्से की जो भी हमारे पैसेज की कमजोरी है उसके लिए हम PN7 पॉइंट को काम में लेंगे। फिर है इसको आपकी अगर मुद्रा भी कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस। होता है तो उसके सॉरी लिए सर ये PN7 टोन करेंगे या सिडेट करेंगे? किसके लिए कह रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं ना यूरिन थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है या मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद जाना पड़ जाता है, तो उसके हाँ लिए टोन टोन में करेंगे, होगा, इनकॉन्टिनेंस, टोन करेंगे। इनकॉन्टिनेंस आपकी सेडेट मुद्रा। होगा, वीकनेस के लिए है तो टोन टोन करेंगे। वीकनेस के लिए टोन टोन करेंगे। होगा। ठीक है। फिर हम अभी जैसे हमने जाना PN7 पॉइंट कि अगर फीमेल में अगर सिंकिंग या प्रोलप्स की कोई अग्रिम जानकारी भी इस पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि प्रोलप्स की कोई बीमारी होने वाली है, तो वो भी पॉइंट हम PN7 से पता कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है PN9। तो PN9 हमारा लिम्फ वेसल का पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, तो ये वेरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है और बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए ये काम आता है, तो इसके लिए हम SP9 को भी काम में ले सकते हैं और PN9 दोनों पॉइंट्स को हम काम ले सकते हैं। तो ये हमारे नीचे इसमें सॉरी 7 के बाद 8 नहीं आया ना? नहीं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वो, डॉक्टर ये वॉल सिर्फ के हिसाब से, इम्पोर्टेंट था डॉक्टर वॉल के हिसाब से जी। तो ये सब अगर हम सब पॉइंट नहीं लिए गए इसमें, किसी में सब पॉइंट नहीं लिए गए हैं ट्रीटाइज 4 में, ठीक है जी। तो इस तरह जी से हमारे लिम्फ वेसल का लोअर एक्सट्रीमिटीज का PN9 पॉइंट है। PN10 पॉइंट हमारा पेल्विस वेन्स का पॉइंट है, तो ये अगर पेडू के हमारे जो पेल्विस के हिस्सा होता है उसके नीचे का हिस्सा में अगर कोई क्लॉट बन रहा है, क्लॉट बन के कोई उसका अवरुद्ध हो रहा है, कोई कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसकी जानकारी हम PN10 पॉइंट से लेते हैं। पैरों की शिराएं रक्त में थक्का बनाकर अवरुद्ध हो जाती हैं अगर, तो इसके कारण इसका कारण जो होता है वो पेल्विस के निचले हिस्से की ब्लॉकेज होती है, तो इस बिंदु पर उपचार देने से ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो जाता है और ब्लड का फ्लो भी ठीक हो जाता है, तो हम PN10 को यूज करेंगे। PN11 पॉइंट से हमारा गोनेट्स का पॉइंट है, तो टेस्टिस में, ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। जैसे कहीं सिस्ट बन जाती है तो भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हम TW1 को, और PSMP पॉइंट है ये गोनेट्स का, तो PN11, लिवर 12 और HT31 ये भी यहाँ पे सेम लोकेशन पे ये पॉइंट है, तो इनको भी हम यूज करेंगे। हाँ, उनमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनमें आप मेथी लगा दीजिए, लीवर 12 और ST31 में, ठीक जी सर। जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN11-1, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है इंग्विनल लिम्फेटिक प्लेक्सस का, यानी कि हमारी पेट और जो जांग होता है उसकी जो जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, उसका ये स्नायु जाल का पॉइंट है। तो अगर कहीं कहीं घाव, फोड़े या फुंसी हो जाते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये हमारे लिम्फ वेसल ऑफ ग्रोइन एरिया का पॉइंट है, तो क्लीनिंग का पॉइंट है, ये ग्रोइन को क्लीन करने का PN11-1 पॉइंट है। PN11A पॉइंट, ये हमारा सेकंड MP पॉइंट है हिप जॉइंट का, ये हिप जॉइंट का पॉइंट है। इसके बाद ये लोकेशन है जो आप लोग बुक में देख सकते हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN12। PN12 जो पॉइंट है हमारा लिम्फेटिक नेट ऑफ टेस्टिकल, टेस्टिकल का एपिडेमिस और डिफरेंट कैनल्स इन मेल्स, ये मेल्स के जो ग्रोइन एरिया में जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए ये पॉइंट है PN12। फिर ये जो लेडीज हैं उनके लिए ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब का, उसका भी ये लिम्फेटिक सिस्टम का पॉइंट है, क्लीनिंग का पॉइंट है। फिर PN13 के साथ हम SP13 भी यूज करेंगे।
ये भी जो मैन में पुरुषों में ये प्रोस्टेट के लिए, सेमिनल वेसिकल के लिए, पेनिस के लिए और यूरेथ्रा के लिए। ये यूरेथ्रा लेडीज के लिए, उनके और लेडीज में ये यूट्रस, वेजाइना, यूरेथ्रा के लिए। ये सब क्लीनिंग के लिए PN13 यही भी प्रोसेस है पॉइंट है। बस। जी सर, ठीक। क्लीनिंग प्रोसेस के लिए पॉइंट है ये। तो लिम्फ के हैं स्पेशल सब, नोट, लिम्फ पॉइंट है। जी सर, तो स्पेशल नोट लिख रखा है कि पुरुषों के प्रोस्टेट ग्रंथि में, मूत्र मार्ग में, लिंग में अगर गांठ आ जाए, कोई मांसांकुर या कैंसर की गांठ बन जाए, कोई ना कोई उनके रोग हो जाए, तो उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसी तरह से लेडीज में भी ये यूट्रस, वेजाइना और इस तरह की कोई गांठ या कैंसर हो जाए, तो उसके लिए भी ये PN13 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेडेशन। जी सर। PN13A, PN13A हमारा इलियक लिम्फेटिक प्लेक्सस का पॉइंट है। ये हमारा SI की लास्ट पार्ट होती है और यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और यहीं पर हमारा अपेंडिक्स है। तो ये लिम्फ नेट ऑफ इलियक रीजन का लिम्फ नेट का पॉइंट है। अपेंडिक्स में अगर पस आ जाता है तो हम PN13A पर उपचार देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN13B। ये PN13B हमारा हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फेटिक प्लेक्सस का पॉइंट है। तो हमारे हम उसमें BHP में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो उदर गुहा है, उदर का है पार्ट है, उसके अलग अलग पार्ट हैं। तो ये हाइपोगैस्ट्रिक जो पार्ट है वो पेट के नीचे का हिस्सा है, तो उसके क्लीनिंग का ये PN13B पॉइंट है। तो लिम्फेटिक प्लेक्सस का पॉइंट है तो क्लीनिंग का पॉइंट है। फिर ये अगर नीचे लोअर एब्डोमेन में कोई गांठ बन जाती है तो उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN14। PN14 हमारा लिम्फ नोड, अगर गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट में अगर कोई लिम्फ नोड आ जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए या गांठ हो जाए, तो उसके लिए भी PN14 हम बहुत अच्छा काम करता है। यह गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट्स में इन्फेक्शन, घाव, गांठ या कैंसर के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। PN15 हमारा लिम्फ नोड पॉइंट है पैनक्रियास के लिए। और ड्यूडेनम लिम्फ नोड का, ये स्मॉल ड्यूडेनल जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसका उसके लिम्फ नोड का ये पॉइंट है। और ये स्पेशल नोट लिख रखा है कि इंटेस्टाइन में अगर घाव बन जाते हैं जहाँ पे गंदगी रुक जाए कहीं पर, तो उसके लिए हम PN15 पर उपचार देते हैं। पैनक्रियास और ड्यूडेनम में अगर इन्फेक्शन हो जाए, घाव, गांठ, मांसलकुर, कैंसर, उसके लिए हम PN15 को यूज करेंगे। PN16 पॉइंट हमारा राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड है। तो अगर PN16 हम यूज करेंगे तो राइट साइड में यूज करेंगे और लेफ्ट साइड में इसके लिए हम SP16 भी पॉइंट यूज करेंगे। तो इसके लिए ये हमारे राइट साइड के अगर स्टमक में अगर कहीं पर इस इन्फेक्शन हो जाए, घाव हो जाए, गांठ हो जाए, पस पड़ जाए, कोई कैंसर का गांठ बन जाए, तो उसके लिए हम PN16 पॉइंट को यूज करेंगे। PN18 पॉइंट हमारा लीवर के लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो अगर लिवर हमारे शरीर में और ब्लड में आई सारी गंदगी को फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो वहां पे जो गंदगी होती है उसे भी तो निकालनी होती है। लिवर तो हमारे शरीर की गंदगी साफ करता है, लेकिन लिवर की गंदगी को निकालने के लिए PN18 पॉइंट को हम यूज करते हैं। लिवर हमारा राइट साइड है, इसलिए ये पैनक्रिया मेरिडियन लिवर को ये पॉइंट डिटॉक्स करेगा। लिवर सिरोसिस। जी सर, लिवर सिरोसिस और लिवर के गंभीर रोगियों के उपचार का ये पॉइंट है। PN19 पॉइंट है हमारा, जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं उनके अलग अलग नाम है बहुत सारे। तो डायफ्राम में ब्लड वेसल्स को फ्रेनिक वेसल कहते हैं, तो फ्रेनिक लिम्फ नोड का ये पॉइंट है। तो लिम्फ नोड ऑफ मिडरीफ, तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर लंग्स और हार्ट होते हैं, तो उसकी क्लीनिंग का पॉइंट है, उसके डायफ्राम की लसिका ग्रंथियां, उसका क्लीनिंग का ये पॉइंट है PN19। तो ये डायफ्राम के पीछे के रिक्त स्थान की लसिका ग्रंथियां, वहां की भी सफाई का ये पॉइंट है। यह बिंदु डायफ्राम के पास आए गांठ, घाव, बस, मांसांकुर, कैंसर, इसके लिए ये PN19 को हम यूज करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा PN20। PN20 जो हमारा लंग्स के लिम्फ नोड का पॉइंट है। ये हमारा अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो हम लंग्स अगर क्लीन नहीं होता है तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो लंग्स को क्लीन करने के लिए हम PN20 पॉइंट को यूज करेंगे। ये हमारे लंग्स की अगर TB कोई बीमारी हो जाए या कोई गंभीर रोग हो जाए तो उसके उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। एक पॉइंट हमारा PN21 पॉइंट है, तो वो स्प्लीन के सेम जस्ट एज स्प्लीन का 21 पॉइंट है। ये है हमारा पेज नंबर 113 पर।
तो इसमें तो ये लेफ्ट साइड है और हम PN21 लगाएंगे तो वो राइट साइड भी लगाएंगे, तो ये हमारा स्प्लीन का, तो या फिर हम वहां कहेंगे तो लिम्फेटिक, ये पैनक्रियास का ये लिम्फेटिक नोड्स का पॉइंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैनक्रियास मेरिडियन से हम क्लीनिंग भी कर सकते हैं, और मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी पैनक्रियास मेरिडियन बहुत अच्छी है कि हम फैट मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म, हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तो डायबिटीज जैसी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पैनक्रियास मेरिडियन को यूज करके हम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपको समझ में आया कि बहुत सुंदर, पैनक्रियास बहुत मेरिडियन कितने महत्वपूर्ण है, और लिम्फ जी सर। और लिम्फ मेरिडियन कितनी महत्वपूर्ण है। लिम्फ के पॉइंट कितने दिए हुए हैं, लगभग 10 पॉइंट तो 12 पॉइंट तो केवल लिम्फ के हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। और आपको, हम लोग को मालूम ही नहीं होगा कि टीबी का इलाज PN20 से होगा। टीबी का इलाज के PN20 स्टेट करिए ताकि लिम्फ ठीक हो, तो ताकि टीबी ठीक हो। मतलब आप सोचिए, देखिए कितना वाइड रेंज है, कैसे समझा है, पॉइंट एग्जैक्टली वो पॉइंट चाट खिलाने गया जी। सर ये PN13B क्या ये हार्निया के केस में भी काम कर सकता है? किसमें? PN13B हार्निया जो नहीं होता है, छुट्टियां बढ़िया लटक जाती हैं और हार्निया की प्रॉब्लम आती है। नहीं, हार्डिया में तो स्प्लीन का ही है, स्प्लीन का अभी जब स्प्लीन पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ये PN13B तो सर लिम्फेटिक का है, क्लीनिंग का है ये पॉइंट। नहीं कह रहे कि मैं ये कह रहा है कि वो क्या उसके लिए हार्निया के लिए यूज हो सकता है। तो हार्निया के लिए तो हम लोग के पास जो है स्प्लीन का पॉइंट है ही, हम लोगों के पास उसमें स्प्लीन सिंकिंग का पॉइंट लगाइए और हार्निया। जी सर, स्प्लीन सिंकिंग के पॉइंट लगेंगे उसमें। हाँ, और वेन्स और हार्निया वगैरह, कोई भी प्रोलैप्स हो उसमें पॉइंट लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर देखिए जहां अच्छाई है उसको आप नोट करते रहिए और उसको यूज करिए, बहुत बढ़िया, इसीलिए इसको लिया गया है। और हम लोग देखिए दो और सब तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पॉइंट की एम्फेसिस देना हमारा काम है, पॉइंट्स को आप यूज करिए, बंद कर लीजिए, उन पॉइंट पर हम लोग ध्यान दें और उस पर जो है बढ़िया से पॉइंट लगाना शुरू करें, तो उससे हम लोगों को फायदा होगा, सबको फायदा हो। जो पेशेंट आपके आएंगे आप देखेंगे एक पॉइंट लगाइए। लिम्फेटिक सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लिम्फ मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हम लोगों के लिए। और डॉक्टर वॉल ने प्लेक्सिस और लिम्फ पर, नरेंद्र जी तो उसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम पर अधिक ध्यान दिया है। और आपको प्लेक्सिस भी देखिए, प्लेक्सिस माने क्या हुआ, हम लोगों ने पहले इसीलिए बताया था प्लेक्सिस वहां पर, कि जब प्लेक्सिस बनाया था वहां पर जो चौराहा बनाएंगे, ऊपर से नर्व निकलेगी और बाकर रहेंगी और वहां से फिर फंक्शन होगा, फिर वहां चली जाएगी। जैसे बिजली का तार आया, उसने जोड़ दिया कारीगर ने, फिर यहाँ से निकाल देता है कहीं और, हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, वही प्लेक्सिस है। तो यानी उस चौराहे पर एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करना है उनके हिसाब से, तो उसको इम्पोर्टेंट माना उन्होंने। और दूसरा लिम्फ को बहुत इंपॉर्टेंट माना। क्लीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूट्रिशन, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सिस्टम है, वेनस सिस्टम और दूसरा सिस्टम लिम्फ सिस्टम, और उसका आने का केवल आर्टीरियल सिस्टम है, आने के लिए केवल एक, न्यूट्रिशन के लिए केवल एक सिस्टम आर्टीरियल सिस्टम, और जाने के लिए दो रास्ते, एक वेन्स और एक लिम्फ। तो इसलिए लिम्फ इंपॉर्टेंट हो गई डॉक्टर के हिसाब से, तो हम लोग ध्यान दें इस पर। तो सर मेरा एक मेरा प्रश्न है कि जैसे ये PN 11, 12, 13 ये सब यहाँ बॉडी पे दिए हैं, तो जब हम स्प्लीन का यहाँ बियोल से करते हैं तो राइट पे अगर हम करेंगे तो वो स्प्लीन ये PN20 बन जाएगा ना। जैसे स्प्लीन का हम 20 बियोल का तो हमें पता ही है, तो हम अगर वो राइट में करेंगे तो वो हमारा पेनक्रियास 20 बन जाएगा, है ना? बिल्कुल राइट में लगा देंगे। अब हम लोग देखिए और आ गए, अभी हम लोग दोनों में लगाते थे, स्प्लीन दोनों को मानते थे। डॉक्टर वॉल ने कहा कि PN, अगर हमको PN के जो पॉइंट ट्रेडिशनल वाले TCM के लगाने हैं तो और डुअल चार्ट में लगाने हैं तो हम लगा लें। जो स्पेसिफिक पॉइंट है इसके, उनके लिए हमको अलग से देखना पड़ेगा, वही ट्रेटाइज 2 में
टिटाइस 2 में या टिटाइस 4 में जो हम लोग बाद में पॉइंट दिए हुए हैं उनका बियोल चार्ट बना हुआ है, उस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जी ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। और हम लोग देखिए अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए पीएन को 1 2 3 4 आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 में आप केवल मेथी पट्टी बांध दीजिए अंगूठे से लेकर के। मोहनी मैडम जी सर। बंद कर लीजिए। तो उसमें जो है राइट पैर में आप अंगूठे से लेकर के और पूरा एक 3-4 सेंटीमीटर की मेथी पट्टी बांधिए, डेली बांधिए। कुछ फायदा जरूर, सबका फायदा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। PN1 PN2 PN4 PN3 चारों पॉइंट आ जाएंगे उसमें। PN2 आपका यूरिक एसिड के लिए हो गया, PN1 एल्ब्यूमिन वगैरह को मतलब प्रोटीन के लिए हो जाएगा, PN3 आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए होगा, PN4 आपका इसे फैट के लिए हो जाएगा। तो PN1 से लेके PN4 तक पूरी हम मेथी की पट्टी बोल रहे हैं। बिल्कुल लगा दीजिए PN4 तक। तो उससे क्या होगा, मतलब आपको सब कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल पर भी कंट्रोल होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी ठीक हो जाएगा, उधर आपका फैट का भी ठीक हो गया, उधर आपका एल्ब्यूमिन का ठीक हो गया, उधर आपका ये यूरिक एसिड का ठीक हो गया। सर इनको डायबिटीज भी सर आ जाएगा। सब बैलेंस हो जाएंगे इससे। हाँ नहीं सर, मैं ये पूछी थी अगर मैग्नेट से करना हो तो PN1 को टोन, PN2 को सीडेड, तो PN3 को टोन और PN4 को सीडेड, ऐसे कर सकते हैं क्या सर? हाँ, PN4 को सीडेड कर रही है। वो कोलेस्ट्रॉल का उसका है ना सर, बढ़ा हुआ अगर बढ़ा हुआ है अगर तो बढ़ा हुआ है तो हाँ तब सीडेड करना पड़ेगा। तो बढ़ा हुआ ही होता है सर ज्यादातर तो कोलेस्ट्रॉल, कम भी होता है क्या सर किसी का? अब ये तो खैर नहीं मालूम, हो सकता है नहीं है, कम तो नहीं होता होगा, नॉर्मली कम होने से बहुत नुकसान नहीं होगा। वही सर, तो बढ़ा हुआ होता है तो जनरली PN कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल। सर LDL और HDL, हाँ ये पॉइंट तो आएगा दोनों ही होंगे ना, LDL HDL दोनों होंगे ना इसमें। हाँ। और कुछ समझ नहीं आया तो मटर लगा सकते हैं। PN4 टोन है, फैट मेटाबॉलिज्म। देखिए पहला कंडीशन क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह रहा है कि आपका LDL बढ़ा हुआ है, वो कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हुआ रहा है इसलिए गड़बड़ है, इसलिए इसको टोन करना पड़ेगा। हाँ PN4 भी टोन और PN3 भी टोन होंगे ना, सारे पॉइंट टोन होंगे क्योंकि नहीं, यूरिक एसिड का तो सीडेड होगा ना। यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है। 1 सर 1 तो टोन होगा, 1 तो टोन ही होगा ना। यस सर, तो इट मींस बस ओनली 2 सीडेड होगी, 4 तक PN2 सीडेड लिखा हुआ है इसमें, किताब में लिखा हुआ है, ये तो किताब में ही लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ। हाँ ओके सर। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और इसी तरह पढ़ करके ज्ञान को बढ़ा करके शेयर करके आपस में डिस्कशन करके इनके माध्यम से हम लोग बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली उनका एम क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत ही अच्छा। कल क्लास ऑफ है सर। PN10 सीडेट करेंगे जी, PN10 को भी सीडेट करेंगे ना? 3 को 10 को 10 पूछ रही है, देखो 10 में है क्या? पेल्विस वेन का पॉइंट है सर ये। PN10 पेल्विक वेन्स, हाँ सीडेट करना पड़ेगा। हाँ थक्का बना रहा है तो सीडेट होगा। हाँ नहीं वो कह रहा है कि वो जो है थ्रोम्बोसिस। हाँ ठीक है सर, किसी का पेल्विस एरिया वीक हो, नहीं उठा पा रहे हो लेटे हुए, तो वहां पर PN10 को लगा सकते हैं सर टोन करके। नहीं मेथी। ओके ठीक है सर। आपने बोला PN10 टोन होगा, ऐसा आप कह रहे हैं? होगा सर, लेकिन इसमें लिखा है कि क्यों होगा, लेकिन वो बोल रहा है सर सर्कुलेशन अच्छा होता है। जी सर, तो टोन करेंगे ना सर इसको तो। नहीं पर मुझे कभी कभी लग रहा है कि सिचुएशन देख के समझना पड़ेगा। ये सिचुएशन एग्जैक्टली थ्रोम्बोसिस है तो उसको सीडेट करिए ताकि बाहर निकल जाए वो है। और वहां पे थक्का जम रहा है ना, फिर आप पहले शुरू में सीडेट करिए,
थ्रोम्बोसिस से कोई निकलने दीजिए उसको, क्योंकि केवल केवल फंक्शन नहीं कर रहा वो। सर PN20 को सीडेट करेंगे या टोन? PN20 20 को सर सेडेट करेंगे इसे तो। PM20 लिम्फ नोड, ये तो सीडेट करेंगे। लंग्स का है सर लिम्फ नोड, लंग्स सेडेट का है करेंगे, सीडेशन। क्लीनिंग करनी है ना हमें। हाँ लिम्फ नोड है तो लोड में, जब लोड नोड में बढ़ जाएगा, कहीं इन्फेक्शन आ जाएगा तो उसको सीडेट करिए, निकालना है बाहर। धीरे धीरे समझिए, ऐसे समझ जाएंगे एनर्जी लेवल पर। तो हम लोग कल जो है हम लोग ऑफ है और हम लोग परसों मिलते हैं, ठीक है हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड जी नाइट। सर। नमस्ते सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नमस्ते।